साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं कि हम लोग इस समय जनरल स्टडीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनको टारगेट में रख करके जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, हमने डिसाइड किया है कि अब आगे बहुत जल्द, जी हाँ, शीघ्रातिशीघ्र अब आपको हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर आज हम करेंगे मास्टर जो प्रैक्टिस सेट चल रहे उसका 7वां मतलब 8वां क्लास है आपकी। और उसके बाद जो है आपके सारे डिस्क्रिप्टिव क्लासेस और सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हो भैया कि आप जो है जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन एकदम मस्त हो जाए, चाहे आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए और अपने इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लीजिए, इसके पीडीएफ टेस्ट सारा कुछ। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर द तेंदुलकर कमेटी हैज जो है एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया टू बी व्हाट। देखो यहाँ पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्टेप टू स्टेप हम आपके सारी जो सब्जेक्ट आपके, चाहे पीसीएस का, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यानी जिन जिन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं उनको हम टॉपिक वाइज एकदम बहुत व्यवस्थित तरीके से कवर करेंगे। और उम्मीद है बहुत जल्द हम अपनी इस जो है जर्नी को बहुत नए और अलग तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। देखिए भैया यहाँ पर सबसे पहले तो 27.2, 37.2, 22.2 और 30.2.7 ये जो है आपका, इसमें आपको बताना है सही विकल्प। देखें, अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है वो है 37.2। क्या बताया जा रहा है? तेंदुलकर समिति के अनुसार 2004-05 37.2% बताया गया। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें 2009-10 में, ठीक है, 29.8% बताया गया। कितना? 29.8% बताया गया। और 2011-12 में 21 क्या बताया गया? 9% बताया गया। तो यहाँ पर जो उनका विकल्प है वो तो 37.2% है। तो यही आपका सही विकल्प होगा। ठीक है भैया, चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। टोपरा तथा मेरठ में से मतलब 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो हु ब्रॉट 2 अशोक, क्या है, अशोकन पिलर फ्रॉम टोपरा एंड मीरठ टू दिल्ली। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोधी। तो ये देखो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ भैया, बार बार मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर पता हुआ करे तो कमेंट में लिख दिया करो, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखो, लेकिन लिखो जरूर। सही विकल्प क्या भाई? फिरोज शाह। जी हाँ, अगर हम बात करें हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव में अशोक का एक अभिलेख जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ठीक है, यह एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, 7 स्तंभ लेख जो है इस पर उत्कीर्ण है। अन्य स्तंभों पर अगर हम बात करें तो केवल 6 लेख मिलते हैं। ठीक है, इसे जो है अशोक का अंतिम अभिलेख माना जाता है। मेरठ के अभिलेख को भी फिरोज शाह कौन लाया था? फिरोज शाह कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। ठीक है भैया, चलो आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर। गिजाली किसके काल का जो है विख्यात रचनाकार था? बात हो रही है यहाँ पर गिजाली की। तो बलबन, बाबर, अकबर और औरंगजेब। तो भाई देखो, ये सारी वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया करें। ठीक है, और हाँ बताओ आंसर, इसका आंसर क्या है? अकबर। और हाँ, मैं आपको बता दूं भाई, जब हम लाइव क्लासेस करेंगे तो उम्मीद यही रखते हैं आपसे कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। समय 7 होगा या कुछ और समय होगा, लेकिन जो समय होगा हम आपको डिसाइड करके बता देंगे और उसके बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो क्लासेस होंगी वो आपको अलग से मिलती रहेंगी, जिससे हम समय पर अपने सिलेबस को कवर कर सकें और अपने जो भी हमारा टारगेटेड एग्जाम है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो सकें। ठीक है, तो बहुत व्यवस्थित प्लानिंग सब कुछ चल रही है, दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित आपके लिए होंगी। ठीक है, और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो तो तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लो ऐप। ठीक है, चलो यहाँ पर जो सही विकल्प कौन है भैया? अकबर है। ठीक है, अकबर है। मुल्ला गिजाली अकबर के दरबार का राजकवि था। अकबर ने उसे मलिक उस सोवरा यानी कविराज की उपाधि दी थी।
अकबर कालीन जो पद्यकारों में यह सबसे विख्यात था। अपनी मातृभूमि में अत्याचारों के कारण गिजाली ने मुगल दरबार में शरण ली थी। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया एनी बेसेंट। अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थे। ठीक है, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 32वां था उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी। कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। ठीक है, अगर हम बात करें उन्होंने 1925 ईस्वी में जो कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। कहां पर? कानपुर में। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात आती है तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्ष की बात आती है तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी? 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में। और इन्होंने कब किया था? 1917 में किया था। कब? 1917 में किया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? ठीक है, तो देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज द रियल फॉर्म ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिफ्लेक्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलो अब बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखो खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन तुर्की की सेवर्स समित संधि से तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए और मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। एक बार फिर से समझिएगा, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें ब्रिटेन तुर्की की सेवर्स संधि से क्या हुई? तुर्की के सुल्तान के अधिकार छीन गए। ठीक है, जिसकी वजह से जो मुसलमान थे चूंकि उनको अपना खलीफा मानते थे और इस वजह से भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों की इस शर्त पर मदद की थी कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना होगा और धर्म स्थलों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गए और मोहम्मद अली व शौकत अली ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन शुरू किया और महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। ठीक है, कब? और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन था। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? Who has appointed as the constitutional advisor to Constituent Assembly? भीमराव अम्बेडकर, केटी शाह, डॉक्टर BN राव और डॉक्टर AK अय्यर। तो सही विकल्प क्या है भाई? हमने आपको अभी रिसेंट में पढ़ाया है। क्या है? BN राव साहब है। चूंकि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को ही बैठक में सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर घोषित किया गया। और जो है अक्टूबर 1947 में राव ने भारतीय संविधान का पहला जो ड्राफ्ट है प्रारूप है तैयार किया और उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थे। 29 अगस्त 1947 को सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन बना दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। और उनके साथ में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। कौन? 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों का नाम हमने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में बताया भी है, PDF में भी प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भाई? हमें उम्मीद है आपको पता होगा। देखो सही विकल्प क्या है भाई? यहाँ पर ये दोनों है। जी हाँ, कहने का मतलब केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में नहीं, मतलब राज्य के नीति निषेध तत्वों और मूल कर्तव्यों में, दोनों में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर C विकल्प के माध्यम से आप जान गए। भारत के जो है संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन जब कब हुआ था? 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। जो है अनुच्छेद 48A के द्वारा जो है राज्य पर्यावरण संरक्षण जो कि नीति निषेध तत्व के संबंधित आता है भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 51AG जो कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा एवं संवर्धन करे और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे भैया। ठीक है, मारे पीटे ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है?
देखो यहाँ पर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। अभी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा हुआ था, किस, ठीक है, पढ़ा था। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला भाग 1 है जिसमें जो है इस बात की जिक्र किया गया, और इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका संसद। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, ठीक है, किसके आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या है कि जो है यहाँ पर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की जो है संसद विधि बनाती है। हालांकि अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य संबंधित राज्य को भेजता है, लेकिन सहमति के लिए। लेकिन अगर राज्य सहमति ना भी दे तो भी आप संसद स्वतंत्र है इस पर कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप इसको जानते रहें। और आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है एबॉलिश्ड? सन 1978 के संविधान संशोधन 44वें, मतलब 44वें संविधान संशोधन, 1982 के संविधान के 46वें संशोधन और 1973 के संविधान के 31वें संशोधन। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, अब आपको इसका आंसर पता हो तो फटाक से लिख दीजिए भैया। ठीक है, जो सही विकल्प है वो क्या होगा? सही विकल्प है भैया आपका 78वां, मतलब 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था ये। इसमें क्या किया गया है कि आपका जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके इसको क्या कर दिया गया है, इसको संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार अध्याय से हटाया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। अब इसे संविधान का भाग 12 के अनुच्छेद 3A में रखा गया, और अब किसी व्यक्ति को विधि के प्रावधान के बिना अब उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर, किन नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल मतलब निम्न नदियों में से क्या है, किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो भाई देखो, लिख दो आंसर फटाफट। अब यहाँ पर जो सही विकल्प में तो वो है आपका सी आंसर। ठीक है, गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 है। कितना है? 1465 है। ठीक है, ध्यान रखना। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें हम तो 3,13,812, 3 लाख, ठीक है, 13,812 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है भाई, वृद्ध गंगा, इसी को जाना जाता है वृद्ध गंगा के नाम से। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए भैया। गोदावरी की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय, गोदावरी जो है क्या है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी भी है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात जिसे कुंचिकल के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इनमें से आंसर आपको बताना है भाई। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका जो यहाँ पर वो है भैया सी आंसर, यानी कर्नाटक में। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जलप्रपात कुंचिकल है भारत के कर्नाटक में वाराही नदी के, ठीक है, जो कि मतलब कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 455 मीटर। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किसे? ठीक है, 455 मीटर है। अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा है, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात से कर्नाटक की पनबिजली परियोजना में विद्युत उत्पादन होता है। चलो भैया आगे देख लो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व? देखो यहाँ पर झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो देखो सही विकल्प बताओ भाई। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका झरिया। जी हाँ, अगर हम बात करें झरिया जो कि कहाँ पर है, धनबाद, झारखंड में, देश के सर्वाधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। भारत के 90% से अधिक जो है बिटुमिनस कोयले का भंडार यही है। ठीक है, अगर हम बात करें रानीगंज का, ठीक कहाँ पर है भैया, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और कोरबा की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली की बात करें तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं आपको पता हो गया होगा। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द ड्रैकेनवर्स माउंटेन लोकेटेड? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। चलो आंसर करो भाई
फटाफट। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगर हम बात करें यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 3482 मीटर है, 3482 मीटर है। ठीक है, चलो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो तक इसका है, और निर्माण काल की बात करें तो पूरा जीव कल्प तक। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की बात हो रही तो किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। चलो भैया यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जो है जल की मतलब पानी की झील सुपेरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तंजानिया झील। तो देखो भाई, इसमें आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होंगे। आप देखो, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात टुगेला बताया जा रहा है, ये गलत है, बल्कि कौन है? एंजिल जलप्रपात है। कौन है? एंजिल। ठीक है, एंजिल जलप्रपात क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, बड़ा का नहीं, ऊंचा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी सुपेरियर झील, नौगम्य झील ये टिटिकाका, और तंजानिया क्या है भैया? नौगम्य का मतलब होता है जहां पर नाव चले। ठीक है, नौगम्य झील सबसे ऊंची नौगम्य झील, जहां पर सबसे ऊंचाई पर नाव चलाई जाती है, वो है आपका टिटिकाका लेक। तो इस तरीके से तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। मतलब निम्न किस प्रदूषण से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो भाई करो आंसर इसका भी। यहाँ पर देखो, जो सही विकल्प है वो है भैया आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें एसिड रेन, एसिड यानी जो है एसिड वर्षा की, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। यह प्रदूषण मुख्यतः जो है जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। यह वर्षा पर्यावरण, जीव जंतुओं एवं भौगोलिक संरचनाओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर ये गैसें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलो भाई देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ? कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। ध्यान देना मेरे भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR का एक उपक्रम है। किसका? CSIR का एक उपक्रम है, ये नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में। कब? 1958 में हुई थी। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान व व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। ठीक है, यह भारत का जो है सर्वाधिक भारत सरकार का द्वारा जो है क्या है? वित्त पोषित एक शोध संस्थान है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित क्या है? एक शोध संस्थान है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है द सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट तूफान, वर्षा, स्वच्छ मौसम, शीतलहर। देखो आप बताओ भाई, आपको आप इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प मित्र वो है आपका ये वाला आंसर। क्या है? तूफान। ठीक है, वायुदाबी मापन यानी बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर के पारे में तल का अचानक गिरना आंधी तूफान का संकेत है, जबकि पारे के स्तंभ या तल की ऊंचाई बढ़ना मौसम के स्वच्छ रहने का द्योतक है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देख लो, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ। ठीक है, यहाँ पर द्विफेंसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, षट्कोआकार लेंस जैसा। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर सही विकल्प है भाई आपका सी आंसर। क्या है? अपसारी लेंस जैसा। अगर हम बात करें जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। अपसारी लेंस पर गिरने वाली प्रकाश जो किरणें हैं अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर की ओर मुड़ जाते हैं और फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। इसलिए इसके विपरीत अगर हम उत्तल लेंस को बात करें तो वो क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है, चलो भाई आगे देख लो, निम्नलिखित में से किसको सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम, पारा, पेट्रोलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई क्या है? यहाँ पर सही विकल्प है आपका प्लेटिनम, सफेद गोल्ड है भैया। ये प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। यह एक अत्यंत महंगी एवं दुर्लभ धातु है और इसको जो है आप देखे होंगे
वो ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेटर है वो हाथ में पहनता है। ठीक है, तो अब वो चांदी को पहने तो लागी प्लेटिनम ही पहने आए भाई, इतना अमीर ही। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विच रूलर बिल्ड द सांची स्तूप? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो सही विकल्प है वो है भैया आपका ये अशोक। ठीक है, अशोक। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बौद्ध अनुश्रुति अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। कितने? ये 84,000, अरे बाप रे बाप, 84,000 स्तूप इसने बनवाया था। और सांची और भरूच के स्तूपों का मूल निर्माण भी अशोक द्वारा ही किया गया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले के विदिशा के पास स्थित है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो 1818 में, कब? 1818 में जनरल जो है रायलट ने की थी। किसने? जनरल रायलट ने की थी। यहाँ एक बड़ा व 2 छोटे स्तूप हैं। ठीक है, मूल रूप से यह ईंटों का बना है जिसमें लकड़ी की बाड़ थी। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 13वीं और 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ठीक है, गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। तो बताओ, आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, सही विकल्प भैया मक्का की। जी हाँ, अगर हम बात करें 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। भारतीय किसानों द्वारा मक्का की खेती किए जाने के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? 15वीं शताब्दी में के प्रारंभ में पुर्तगालियों से मिलता है। ठीक है, और जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार यह स्वर्ण सिक्के की तौल 80 रत्ती के बराबर होती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई को अगर हम बात करें तो क्या बोला जाता है? विदक भागम यानी विभागम कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। किसान दिवस मनाया जाता है। फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को भैया। चलो देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? सी आंसर क्या है? 23 दिसंबर को। कब है? 23 दिसंबर को। ठीक है, क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। अब क्यों मनाया जाता है, किसकी डेट पर मनाया जाता है, बात कर लेते हैं। बात करें अगर हम किसान दिवस, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है। ठीक है, इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने गाँव की किसानों को जो है प्राथमिकता में रख करके बजट बनाया। किसानों के जीवन में सुधार की कुछ के लिए कई नीतियां भी उन्होंने शुरू की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण और निम्नलिखित में से कौन सही आरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से आपको उत्तर करना है। ठीक है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका। देखो यहाँ पर ये कूट दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण से आपको उसको सही सुमेलित करना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है भाई कूट के माध्यम से वो है भैया बी वाला आंसर। ये 3 2 1 4 क्या है? 3 2 1 4। जी हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान दिखाया जा रहा है जिसका 35% है। उसके बाद फिर नंबर आता है भारत का। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। ठीक है, 1 नंबर पर जो है यहाँ पर। उसके बाद फिर श्रीलंका का नंबर आता है। ठीक है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा 35% पाकिस्तान का, उसके बाद भारत का 30.9%, फिर बांग्लादेश का 30.5%, फिर श्रीलंका का 18.2%। ये जो स्थिति है ये 2019 में प्रतिशत अब जो है अलग हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति 2019 में ये प्रतिशत अब क्या हो चुके हैं? अब चेंज भी हो चुके हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जो है जूट मिल स्थित है। हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में, सहजनवा, गोरखपुर में। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा। सही विकल्प है भैया ये वाला आंसर, सहजनवा, जो कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। यह गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1935 में। कब हुई थी स्थापना? 1935 में। और कार्य क्षेत्र इसका क्या था? जूट, मेस्ता और मिश्रित जो प्राकृतिक फाइबर की तैयारी और कताई और बुनाई। ठीक है, इसका आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय
कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच यौगिक आसन करते समय। तो सही विकल्प क्या होगा भाई? दो धड़कनों के बीच। जी हाँ, हृदय उसी बीच में जो थोड़ा सा गैप मिल जाता है उसी में आराम अपना कर लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें हृदय की पंपिंग क्रिया अपनी पेशियों की भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। अलिन तथा निलय बारी बारी से संकुचन एवं शिथिलन कार्य चलता रहता है। शिथिलन के दौरान शिराओं से रुधिर आता है और निलय में रुधिर भर जाने के बाद उसे अलिन की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द फंगल बॉर्न? यहाँ पर जो है प्रत्युर्जता, बढ़ांधता, एड्स, गंजापन। ठीक है, देखो सही विकल्प क्या है भाई? सही विकल्प है डी। जी हाँ, गंजापन। अगर हम बात करें तो गंजापन जो कि क्या है? कवक जनित रोग है। रोग कारक जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक है। ठीक है, ये क्या है? रोग कारक क्या है? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। ठीक है, अगर हम बात करें ये एलर्जी की, तो ये है प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एड्स का, तो ये भैया विषाणु जनित है। यहाँ पर हालांकि जो सही विकल्प है ये कवक जनित नहीं है। कौन है? गंजापन, यानी भाई बाल्डनेस, जिससे सब लोग परेशान हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम था? गाओफेन, आओफेन, जियुआन, जहारोंग। तो भाई इसका आंसर करो फटाफट। सही विकल्प है जहारोंग। ठीक है, चीन के पहले मंगल ग्रह का ज्यूरोंग या जहारोंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ज्यूरोंग। ठीक है, चीनी जो है अगर हम बात करें अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने इससे जो है मंगल की सतह पर उतारा था। प्रक्षेपण की अगर हम बात करें तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा इसका किया गया था। आगे देखो अगला क्वेश्चन। वाक्यांश शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित माना जाता है? देखिए यहाँ पर देखिए द फेज जीरो डिफिसिट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, सॉरी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल नवप्रवर्तन मिशन। तो भाई देखो सही विकल्प, यहाँ पर सही विकल्प है आपका ए वाला आंसर। क्या है? मेक इन इंडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना शुरू की है। मेक इन इंडिया अभियान के 25 क्षेत्रों के महत्वपूर्ण धुरी है। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह RBI का सहायक नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा जो है IDA से भी आता है। ठीक है, ये कुछ कथनों में से आपको बताना है। अब देखो भाई क्या पूछ रहा है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना कि नाबार्ड इसकी स्थापना 1982 में बताया जा रहा है, या RBI का एक सहायक नहीं है। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक या IDA से भी आता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपको बताना है। जो नीचे ये कूट दिया गया है, तो इन कूट के माध्यम से, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया ये वाला, 1 और 3 सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1882 में, और यह प्रोजेक्ट इसके प्रोजेक्ट के लिए जो धन है विश्व बैंक तथा IDA से आता है। ठीक है, ये RBI का सहायक नहीं है। ठीक है, चलो वो गलत बात है। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन। विशेष आर्थिक यानी क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था 2004 से, मतलब 2004 में, 2005, 2006, 2007 में। देखो आंसर करो भाई। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका क्या है? सी आंसर। ठीक है, क्या है? सी आंसर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2006 में हुआ था। ठीक है, तो भारत में SEZ यानी अगर बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। SEZ नीति को मजबूत बनाने हेतु वर्ष 2005 में अधिनियम पारित किया गया था। यह फरवरी 2006 में लागू हुआ था। व्यवस्था इसकी क्या थी? सभी अनुमति एक ही जगह से प्रदान करना, जिससे क्या हो? देरी में बचाव हो सके, मतलब देरी से बचाव हो सके। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियों का सृजन होना, वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों को प्रोत्साहन करना, घरेलू या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों का निर्माण करना, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो भैया और उम्मीद करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लिया होगा, और जो है ऐप डाउनलोड करिए और सारी PDF को प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।